यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 27 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे होनले लद्दाख। आपने सुना होगा होनले, वहाँ पे बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज हैं। तो होनले लद्दाख है वो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है और उसके साथ वहाँ एस्ट्रो टूरिज्म डेवलप हो रहा है। टूरिज्म का मतलब आपको पता है पर्यटन, ये हम सामान्यतः इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, पर्यटन। और जब एस्ट्रो यानी जो खगोलिकी है, अंतरिक्ष है, उससे संबंधित गतिविधियों का जब पर्यटन बढ़ रहा है तो वो हो जाता है एस्ट्रो टूरिज्म। फिर हम देखेंगे आईयूसीएन, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी हमने बात की थी अभी इस वीक में। इसकी वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है और उसी के कुछ डेटा के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ हम एक डेवलपमेंट और देखेंगे, हाल ही में आबू धाबी के अंदर, जो कि यूएई के अंदर है, वहाँ पर इसकी 4 वर्ष में एक बार होने वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी आईयूसीएन की मीटिंग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो प्राकृतिक विरासत स्थल है, यानी जैसे हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अलग अलग प्रकार हैं, उसमें से 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं जो भारत के अंदर हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक है वो इन्हीं विरासत स्थलों के बारे में वर्णन करता है। फिर हम देखेंगे संवैधानिक नैतिकता के बारे में एक ओपिनियन है, और क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस पेंडिंग है जो कि संवैधानिक नैतिकता के ऊपर जो बहस है उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। फिर हम देखेंगे उड़ीसा के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार, यानी जो सेक्युलर इथोज है उसमें कुछ बदलाव आया है। जिस राज्य को हमेशा से शांतिपूर्ण राज्य माना गया, वहाँ पे कुछ ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं हुई है, उसके पश्चात राइटर ने अपना एक ओपिनियन दिया है। फिर हम देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP, ये इनका दूसरा संस्करण, अभी मतलब दूसरी बार ये पुरस्कार घोषित किया गया है। इससे पहले जो पुरस्कार दिया जाता था विज्ञान के क्षेत्र में वो था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो उसका स्थान लिया है विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ने। फिर हम सोचना जरूरी है सेगमेंट में कुछ न्यूज कवर करेंगे ब्रीफली, और साथ में हम एक मैप भी देखेंगे और द बर्निंग अर्थ एक किताब है, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। होनले, होनले लद्दाख का एक गांव है, वहां पर डार्क स्काई रिजर्व है और एस्ट्रो टूरिज्म है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। और ये एस्ट्रो टूरिज्म है वो इकोनॉमी में कवर होगा, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एस्ट्रोनॉमी है वो कवर होगी। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। तो दुनिया का सबसे साफ और अंधेरा आसमान। देखिए, जैसे हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की बात करते हैं तो एक टर्म होता है प्रकाश प्रदूषण, यानी लाइट पॉल्यूशन। मतलब आप अगर दिल्ली जैसे शहर में रहते हो या फिर बड़े शहरों में रहते हो तो आप देखोगे कि रात को आसमान में आपको तारे नहीं दिखाई देंगे। वहीं आप अपने गांव में जाओगे या छोटे शहरों में जाओगे या ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ पे आबादी कम है, तो ऊपर आसमान में देखने पर आपको बहुत साफ आसमान में तारे दिखाई दे जाते हैं। तो यही कारण है कि बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन की वजह से हमें आसमान स्वच्छ नहीं दिखाई दे पाता। और जो लोग खगोलिकी के लिए रुचि रखते हैं वो लोग हमेशा दूरबीन से, टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को देखते हैं, उसके अंदर जो खगोलीय पिंड है, तारे हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में एक रुचि रखते हैं। तो लद्दाख का जो हानले गांव है उसको बोर्टल 1 रेटिंग मिली है। ये जो बोर्टल 1 रेटिंग है, ये जो क्लियरिटी के मामले में जो 9 पॉइंट स्केल है उस पर हाईएस्ट रेटिंग है। इट मीन्स कि हानले है वो मतलब एक तरह से गोल्ड है, प्योर। वहाँ पे आप जाके बहुत आसानी से अंतरिक्ष को ऑब्जर्व कर सकते हो, जो कि आप अन्य जगह से नहीं कर सकते। इसलिए इस क्षेत्र में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया गया है। अब ये डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है? ये एक ऐसा खास क्षेत्र होता है जहाँ आसमान बहुत साफ होता है और लाइट पोल्यूशन या तो कम होता है या उसको कम किया जाता है। जैसे हानले के अंदर प्रयास रहता है कि लाइट पोल्यूशन कम से कम हो, उसके लिए कुछ स्थानीय स्तर पर प्रयास भी किए जाते हैं। अब ये भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इसकी लोकेशन हानले गांव में तो है, लेकिन वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी के अंदर है ये हानले का डार्क स्काई रिजर्व।
और इसको मैनेज कौन कर सकता है, इसका प्रबंधन कौन करता है? तो एक तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु स्थित है। पीसीएस में इसकी लोकेशन आ सकती है कि ये कहाँ पर है, AAIIA, तो ये बेंगलुरु में है। इसके अलावा IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भी बेंगलुरु में, ध्यान रखना है आपको। और IIA भी बेंगलुरु में है। इसके साथ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसका प्रशासन, उसके साथ लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। ये सब एक, इन सब के बीच में एक MOU हो रखा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एक समझौते के तहत मैनेज करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसका प्रबंधन है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा ही किया जाता है। अब बात करें वैज्ञानिक महत्व क्या है, कि इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि आप अगर अंतरिक्ष प्रेमी हैं, एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखते हैं, तो आप जाओगे और आप अपनी खुद की दूरबीन लेके जाओगे और तारों का अध्ययन करोगे। वो तो कर ही सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे 4 शक्तिशाली टेलीस्कोप भी स्थापित किए गए हैं, जिनके नाम है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप, हाई एल्टीट्यूड गामा रे टेलीस्कोप एरे और मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट। ये 4 बड़े टेलीस्कोप वहाँ पे स्थापित हैं। उनमें से जो पहले हैं हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप, ये दोनों ऑप्टिकल प्रकार के टेलीस्कोप हैं और इन दोनों को IIT बॉम्बे के द्वारा स्थापित किया गया है। वहीं जो हाई एल्टीट्यूड गामा रे टेलीस्कोप और मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, ये दोनों हैं। इसमें से ये दोनों, पहली तो बात है कि ये चेरनेकोव टेलीस्कोप है, और जो हाई एल्टीट्यूड गामा रे टेलीस्कोप एरे है, ये TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा स्थापित किया गया है। और जो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट जो ये टेलीस्कोप है, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क ने इसको स्थापित किया है। अब ये आदर्श स्थान भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ रातें रहती है, कम वायुमंडलीय कण है और बहुत कम प्रकाश प्रदूषण है। अब हम बात करते हैं स्थानीय भागीदारी और एस्ट्रो टूरिज्म की। तो लाइट पोल्यूशन को कम करने के लिए IIA ने गांव के सभी घरों में विशेष लैंप शेड्स, ब्लैकआउट पर्दे यानी ब्लैकआउट कर्टन और गर्म टोन यानी वार्म टोन वाले बल्ब बांटे हैं, ताकि लाइट पोल्यूशन ना हो। साथ ही IIA ने 25 स्थानीय युवा जिसमें से 18 महिलाएं हैं, उनको एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर बनाया है, उसके रूप में ट्रेंड किया है। और ये 2023 से प्रतिवर्ष यहाँ पे स्टार पार्टी होती है, मतलब तारों की पार्टी होती है। आप चाहते हो तो आप भी जा सकते हो इस स्टार पार्टी में। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर आप वहाँ पे जाके आराम से, स्टार मतलब तारों को देखना, तारों को ऑब्जर्व करना, वो स्टार पार्टी है, सब लोग मिलकर करते हैं ये काम। अब बात करें कि हॉनले में कौन कौन सी दुर्लभ खगोलीय घटनाएं देखी गई है। तो यहाँ पे 3 घटनाएं मुख्य रूप से देखी गई है। पहली है जोडिकल लाइट यानी जोडियाकल लाइट। ये जो गोधूली के समय जो दिखने वाली हल्की चमक है, जो सौरमंडल में धूल कणों के बिखरने से सूर्य के प्रकाश से बनती है, वही है जोडियाकल लाइट। और एक है गेगनशाइन। गेगनशाइन क्या है? ये आसमान में सूर्य की विपरीत दिशा में दिखने वाला एक चमकीला धब्बा है। वही बेल्ट ऑफ वीनस क्या है? ये सूर्य की विपरीत दिशा में पृथ्वी की छाया के ठीक ऊपर एक गुलाबी बैंड दिखता है, वो है बेल्ट ऑफ वीनस। अब चैलेंज क्या है इस जगह पर? क्या क्या चैलेंज है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है वो काफ़ी कम है, नमी कम है, और हाई UV रेट्स यानी पैराबैंगनी विकिरण यहाँ मिलती है। तो ये मानव के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। अब हानले पहुँचने के लिए आपको लेह में कम से कम 2 दिन पहले रुककर आपको एक्लीमाटाइज करना होता है, यानी आप स्वयं को उस वातावरण के अनुकूल ढाल लो, उसकी सलाह दी जाती है। और स्थानीय संस्कृति का संरक्षण भी किया जाता है। जब सर्दियों में पर्यटक कम होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर होते हैं वो स्थानीय स्कूली बच्चों को खगोल विज्ञान पढ़ाते हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्गों से रात के समय आसमान से जुड़ी जो पारंपरिक कहानियाँ होती है, कहानियाँ हैं, कहावतें हैं, लोकगीत हैं, उनको इकट्ठा करके स्थानीय संस्कृति को भी संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। अब भविष्य की योजनाएं क्या है? जो एस्ट्रो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाए, और एक मिनी प्लेनेटेरियम बनाया जाए, और एक एस्ट्रो ग्लो बनाया जाए। आपने प्लेनेटेरियम तो बहुत जगह देखे होंगे, कई शहरों में जो विज्ञान की रुचि रखने वाले जो बच्चे होते हैं, बच्चों में विज्ञान की रुचि विकसित करने के लिए अलग अलग प्लेनेटेरियम है। जैसे दिल्ली में नेहरू हैं, तो जयपुर में जवाहर प्लेनेटेरियम है। तो रात
मतलब कि सर्दियों में हमने देखा था कि एक्स्ट्रो टूरिज्म इतना नहीं होता है, तो वहाँ एस्ट्रोग्लोब और प्लेनेटेरियम स्थापित किए जा सकते हैं ताकि सर्दियों में भी वो पर्यटक वो तारे को देख सके और एस्ट्रो टूरिज्म कंटिन्यू रहे। अब आयुशियन की बात करते हैं। आयुशियन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, ये GS3 में इन्वायरमेंट में टॉपिक कवर होगा। आयुशियन के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, फिर फर्दर डिटेल्स देखेंगे। आयुशियन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये 1948 में गठित निकाय है। भारत इसका 1969 से इसका स्टेट मेंबर है। स्टेट मेंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो प्राइवेट लोग हैं वो भी इसके मेंबर हैं, जैसे बहुत सारे नागरिक समाज संगठन हैं वो भी इसके सदस्य हैं। वर्तमान में 160 से अधिक देश और 1400 से अधिक जो CSO हैं उसके सदस्य हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है ये। इसका नारा क्या है? यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। ये नेचर यानी प्रकृति और लोगों दोनों के लिए पर्यावरण की रक्षा करने का काम करता है। ये 5 क्षेत्रों में योगदान देता है अपना: जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित अर्थव्यवस्था एवं मानव कल्याण। अब आयुशियन की बहुत सारी इनिशिएटिव एंड रिपोर्ट्स हैं, जैसे इसका एक इनिशिएटिव है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, OECMs। ध्यान रखना कभी प्रीलिम्स में आए तो ये आयुशियन का है। इसके अतिरिक्त ये रेड डाटा बुक जारी करता है जिसके अंदर 9 तरह से अलग अलग इवेल्युएट किया जाता है पादप और जंतुओं को कि कौन सा इंडेंजर्ड है, कौन सा वनरेबल है, ये सब। इसके अलावा इसकी वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस होती है, ये हर 4 साल में एक बार आयोजित होती है। लेटेस्ट अभी 2025 में हुई है और अक्टूबर मंथ में हुई है। कहाँ पर हुई है? आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हुई वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस। इसमें विश्व धरोहर आउटलुक 4 जारी किया गया है। भारत ने भी यहाँ पे अपनी पहली राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप जारी किया था और विजन 25 टू 2030 एक प्रस्तुत भी किया था। तो भारत ने अपनी पहली नेशनल रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज जारी की है। यहाँ पे कहाँ पर, जब ये मीटिंग हो रही थी यहीं पे जारी की थी। और इस जो वर्तमान कॉन्फ्रेंस 2025 में हो रही है, तो इससे पहले कॉन्फ्रेंस 2021 में हुई थी, वो फ्रांस के मार्सेई में हुई थी, जहाँ पे मार्सेली मैनिफेस्टो जारी किया गया था। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि मेन टॉपिक ये था कि आयुशियन है, उसके वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक के बारे में आउटलुक है। उसने भारत के अंदर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं नेचुरल, उसके बारे में कुछ आउटलुक में कुछ कंसर्न जताए गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक है ये कौन निकालता है, तो ये आयुशियन निकालता है, ये हमें पता है। इसमें 4 श्रेणियां हैं। एक है गुड यानी अच्छा, दूसरा है गुड विद सम कंसर्न यानी कुछ चिंताओं के साथ अच्छा, फिर है सिग्निफिकेंट कंसर्न यानी काफ़ी चिंताजनक है, और क्रिटिकल मतलब गंभीर है। तो जितने भी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उनके बारे में इसने अध्ययन प्रस्तुत किया है। और उस अध्ययन को ये 4 भागों में बांटते हैं: अच्छा, कुछ चिंताओं के साथ अच्छा, काफ़ी चिंताजनक और गंभीर। अब रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गाइड एक्शन के रूप में काम करता है। अब जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये किसने जारी किया है? तो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसने इसको डेवलप किया है। किसको? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और ये टारगेट है 2030 तक। 2030 तक इसमें क्या टारगेट है कि विश्व का 30% लैंड और 30% जो महासागर है, उन दोनों को क्या करना है? संरक्षित करना है, यानी प्रोटेक्टेड करना है। और कब तक करना है? 2030 तक करना है। आप अगर थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, नगया प्रोटोकॉल है और आईची टारगेट्स हैं, वो सारे इन्हीं कुनमिंग मॉन्ट्रियल और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से संबंधित है। और कल हमने जापान का मैप देखा था, जापान के मैप में इन सब की बात करी थी हमने। चलिए अब देखते हैं रिपोर्ट ने क्या खतरे बताए हैं कि साउथ एशिया के अंदर क्या क्या खतरे हैं। जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, 4 मुख्य खतरे हैं: जलवायु परिवर्तन, पर्यटन गतिविधियां, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, आकस्मिक विदेशी प्रजातियां हैं, इसके साथ रेल मार्ग और सड़क मार्ग जो रोड्स हैं वो भी हैं। अन्य खतरों में जंगल की आग है, शिकार है, सड़क दुर्घटना में जानवरों की मौत है, कचरा फैलना, अतिक्रमण, अवैध कटाई, ये सब चीज़ें हैं। तो ये कुछ खतरे चिन्हित किए थे। अब आप जैव विविधता कहीं पे भी पढ़ो तो आप इसको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं।
अब देखते हैं कि भारत के 7 प्राकृतिक विरासत स्थल के बारे में ये रिपोर्ट क्या बोलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के 7 प्राकृतिक विरासत स्थल कौन से हैं। उसके साथ साथ भारत का एक मिश्रित विरासत स्थल है, और जिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की हम बात कर रहे हैं, इनको कौन डिक्लेयर करता है? इनको यूनेस्को डिक्लेयर करता है। तो भारत में वर्तमान में जो साइट्स हैं उसमें से 7 साइट नेचुरल हैं, एक मिक्स्ड है, और जो बाकी बची हुई है वो कल्चरल साइट्स हैं। अब देखा जाए तो भारत की जो प्राकृतिक विरासत स्थल है, उनसे पहले देखेंगे कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक है उसमें इन्होंने विश्व की जो धरोहर स्थल हैं, यानी जो हेरिटेज साइट्स है, इनको क्यों टारगेट किया है? इनको टारगेट इसलिए किया है कि जो ये विश्व धरोहर स्थल हैं ये पृथ्वी की सतह का 1% से भी कम है, लेकिन यहाँ पे विश्व की 20 से ज़्यादा प्रजातियां हैं ना, वो रहती हैं। इस वजह से इनका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही जो 17 ग्लोबली मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं, उनमें भी भारत एक देश आता है। 17 देशों में भारत भी शामिल है। अब भारत में 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन से नेचुरल? पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है सुंदरबन, तीसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा मानस राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, छठा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, और सातवां है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब पहले हमने इनके नाम देखे, अब देखेंगे इनकी लोकेशन। जैसे पहला है पश्चिम घाट, तो ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। आपको पता होगा प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो पश्चिम घाट है वो केवल 5 राज्यों के अंदर फैले हुए हैं, तो वो क्वेश्चन यहीं से डिराइव था। अगर आप यूनेस्को की वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पे वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स में इंडिया के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ये 7 साइट्स दिखेगी, और उस 7 साइट्स में से आप जब पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले वहाँ ऊपर ही दिखाएगा कि ये कौन कौन से राज्य में फैले हुए हैं। तो क्वेश्चन का सोर्स था वो यही था कि इसके लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स था वो यूनेस्को की वेबसाइट ही थी, क्योंकि यूनेस्को की वेबसाइट पे जो भी डाला जाता है वो भारत सरकार के द्वारा उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। अब बात करें सुंदरबन, तो ये पश्चिम बंगाल में है, काजीरंगा और मानस दोनों असम में है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, और उत्तराखंड में है। वहीं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र है, ये हिमाचल प्रदेश में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है। अब देखा जाए तो यहाँ पे 3 लोकेशन है, एक पश्चिम घाट, दूसरा सुंदरबन और तीसरा मानस। इन 3 के बारे में सिग्निफिकेंट कंसर्न यानी गंभीर चिंता की स्थिति जताई है। और वहीं जो बाकी अन्य स्थल हैं जैसे काजीरंगा है, नंदा देवी है, ग्रेट हिमालयन है, केवलादेव है, इन सबको कुछ चिंताओं के साथ अच्छा बताया है। और वही जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, एकमात्र हमारा जो मिश्रित विरासत स्थल है, उसको अच्छा का टैग मिला है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा में कौन शामिल है हमारा? अच्छा में एक है वो मिक्स हेरिटेज साइट है, बाकी 4 कौन किस में है? बाकी 7 बच गए और जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं। तो 7 में से 3 है वो काफ़ी चिंताजनक में है, और 4 किस में है? कुछ चिंताओं के साथ अच्छा है। और गंभीर भारत का कोई भी स्थल नहीं है, लेकिन जो काफ़ी चिंताजनक में जो भारत के स्थल है वो काफ़ी कंसर्न की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी के साथ जो ये प्राकृतिक विरासत वाला सेगमेंट है इस रिपोर्ट का पूरा होता है। इस रिपोर्ट में कुछ स्पेसिफिक पश्चिमी घाट के समक्ष कुछ खतरे बताए गए, जैसे कि पश्चिमी घाट के समक्ष खतरे जल विद्युत परियोजनाएं, पर्यटन, बागान, प्लांटेशन, क्लाइमेट चेंज और इन्वेसिव स्पीसीज ये हैं। और एक नाम था, ये बेडियन जारान डेजर्ट है जो चीन में है, इस रिपोर्ट के अंदर था, आर्टिकल में भी था, तो आप ध्यान रख सकते हैं इस लोकेशन का। फिर सुंदरबन के सामने क्या खतरे हैं? सुंदरबन में मेनली जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है उसके सामने कुछ चैलेंजेज आ रहे हैं। सेलिनिटी यानी लवणता काफ़ी बढ़ रही है, भारी धातु का कंटेमिनेशन हो रहा है, संदूषण हो रहा है, और रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और अनस्टेबल तरीके से संसाधनों का दोहन हो रहा है, यानी अवहनीय। एक तो वहनीय होता है, एक अवहनीय प्रयोग हो रहा है। और जो सी लेवल राइज हो रहा है यानी समुद्र का जल स्तर बढ़ना, बार बार होने वाली तूफानी लहरें, ये सब इसमें इसके शामिल है, जो कि मैंग्रोव की बायोडाइवर्सिटी को कम कर रही है। संवैधानिक नैतिकता की रूपरेखा, ये पॉल्यूटर गवर्नेंस में टॉपिक कवर होगा। सबसे पहले देखेंगे कि संवैधानिक नैतिकता, कानून और नॉर्मल मोरालिटी में क्या फ़र्क होता है। कानून और नैतिकता, अगर कानून की बात की जाए
तो कानून तो एक तरह से किसी अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं और वो बाध्य होते हैं। वह नैतिकता होती है वो बाध्य नहीं होती है, वो समाज की एक तरह से कुछ रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, जो अलग अलग समाजों में अलग अलग होते हैं। जैसे भारत के अंदर अगर दहेज निषेध कानून है तो पूरे भारत में लगभग एक समान रूप से लागू होगा। वहीं अगर बात की जाए नैतिकता की, तो हो सकता है अलग अलग समाजों में अलग अलग नैतिकताएं हैं। भारत में किसी समाज में क्रिकेट को पसंद किया जाता है तो किसी में हॉकी को पसंद किया जाता है। अलग अलग तरह की संस्कृति है, खान पान है, कहीं नॉनवेज को पसंद किया जाता है तो कहीं वेज को पसंद किया जाता है। तो सबकी नैतिकता काफ़ी अलग अलग है। लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर देखे जाए तो इन दोनों के बीच में एक टकराव हमेशा से चला आ रहा है, और इनके बीच में जो रिश्ता है लॉ एंड मॉरलिटी का, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी कानून होता है वो नैतिकता से आगे निकल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, आर्टिकल 17 संविधान में अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को समाप्त करने की बात की गई है। लेकिन वर्तमान में भी समाज में अभी ये हिस्सा है, पूर्ण रूप से हम समाप्त नहीं कर पाए हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे कि दहेज निषेध एक्ट। ये आया कब था, दहेज प्रतिबंध कानून, और इसको आए हुए लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन अभी भी दहेज प्रथा एक कॉमन प्रॉब्लम है सोसाइटी की। तो हमने कानून तो बना दिए, लेकिन नैतिकता उतनी समाज के लेवल पर स्थापित नहीं हो पाई। वही दूसरी तरफ बात करें तो कभी कभी कानून होते हैं वो नैतिकता का अनुसरण करता है, यानी नैतिकता पहले आती है और कानून बाद में। जैसे समाज में लैंगिक समानता है, उसको धीरे धीरे मान्यता दी जा रही है। जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले ही अभी CDS के अंदर जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके कैडर ओपन हुए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के पश्चात। उससे पहले सिर्फ पुरुषों की ही भर्ती होती थी NDA में, CDS नहीं NDA की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारी जो सर्विस है, कॉम्बैट रोल वगैरह आर्मी में, वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि महिलाओं की भूमिका काफ़ी सीमित है। लेकिन धीरे धीरे महिलाएं फाइटर प्लेन भी उड़ा रही है, कॉम्बैट रोल में भी उनकी भूमिका देखते हैं। तो ये सब क्या है कि अब नैतिकता पहले से, लेकिन कानून उसके लिए विधायी प्रावधान है वो इसकी अब स्थापित हो रहे हैं। अब बात करें संवैधानिक नैतिकता क्या होती है, तो संवैधानिक नैतिकता अगर 15-20 शब्दों में लिखना हो तो सामान्य है कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा मतलब होता है संविधान की जो प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है और संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है, इनके प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। अब इसका उद्भव कैसे हुआ, तो हिस्ट्री ऑफ ग्रीस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ग्रॉट। जॉर्ज ग्रॉट को संवैधानिक नैतिकता का जनक माना जाता है, और इन्होंने जो लिखी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, उसमें लिखा है कि जो यूनानी लोग थे ना, उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए गहरा लगाव पैदा करना, मतलब यूनानियों ने अपने संविधान की रक्षा के लिए जो गहरा लगाव पैदा किया था, वही क्या है, संवैधानिक नैतिकता है। लेकिन इस पुस्तक का एक उद्धरण है, उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया गया है, उसके माध्यम से घटक बनाए गए हैं, और उसका क्रक्स कुछ इस प्रकार है कि संविधान के प्रति सर्वोच्च श्रद्धा, संविधान की शक्तियों के भीतर काम करने वाले अधिकारी या संस्थाएं, उनकी आज्ञा का पालन करना, लेकिन इसके साथ ही अभिव्यक्ति और खुलकर आलोचना करने का अधिकार, स्वतंत्रता पर केवल स्पष्ट और निश्चित कानूनी नियंत्रण, न कि मनमाना नियंत्रण, और संविधान में सभी का भरोसा, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक। तो यह कुछ घटक है जो संवैधानिक नैतिकता, जो आर्टिकल के अंदर एक पैराग्राफ दे रखा था, उससे लिए गए हैं। और उसी पैराग्राफ को BR अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा की डिबेट्स के अंदर उसको कोट किया था। अब BR अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है, इसे पैदा करना पड़ता है, और ये समझना होगा कि हमारे लोगों को भी इसे सीखना है। और भारत में लोकतंत्र सिर्फ भारतीय जमीन पर एक ऊपरी परत है जो असल में अलोकतांत्रिक है, क्योंकि जब तक संवैधानिक नैतिकता स्थापित नहीं हो जाती तब तक वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। और जो संवैधानिक औचित्य, जो आचरण के नियम है, वही एक तरह से संवैधानिक नैतिकता है। जो प्रोफेसर डाइसी हैं, वो संवैधानिक कानूनों को दो भाग में बांटते हैं। पहला संविधान का कानून, जिस पर न्यायालय द्वारा भरोसा किया जाता है और लागू किया जाता है, और दूसरा नियमों का समूह है, जिसमें कन्वेंशन है, अंडरस्टैंडिंग है, या आदतें हैं, प्रथाएं हैं,
और जो राज्य के आचरण को नियंत्रित करता है। और जिन्हें अदालतें लागू नहीं कर पाती उन्हें कन्वेंशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी को संवैधानिक नैतिकता मानते हैं। यानी प्रोफेसर डाइसी के अनुसार कानून और नैतिकता में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और उनके अनुसार ये भी कि संवैधानिक नैतिकता या संविधान की परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें अदालतों में कार्यवाही नहीं हो सकती है। अब भारत में क्या स्थिति है कि अदालत में कार्यवाही होगी या नहीं होगी, ये वर्तमान में पूर्णतः कोई स्पष्ट नहीं है। इसी का एक केस है, उसी केस को लेकर वर्तमान में ये आर्टिकल न्यूज में है। अब जो संवैधानिक नैतिकता का पुनरुत्थान का विमर्श चल रहा है, उसमें क्या है कि राइटर का ये कहना है कि प्राचीन काल में तिरुकुरल, उसमें भी जो कानून और नैतिकता है उसके संदर्भ में कोई विशेष अंतर स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि एसपी गुप्ता मामला में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संवैधानिक सम्मेलनों यानी जो कन्वेंशंस है उनका उल्लंघन गंभीर संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। वही सबरीमाला मामले में जो सीजेआई थे दीपक मिश्रा, उन्होंने कहा था अनुच्छेद 25 के अंदर जो सार्वजनिक नैतिकता है उसी को संवैधानिक नैतिकता के रूप में समझा जाना चाहिए। आज का जो एडिटोरियल है उसकी मेन जड़ यही है। अब वर्तमान में क्या है कि सीजेआई के इसी बयान जो जजमेंट है उसके इसी पार्ट को लेकर 9 जजों की बेंच है वो सुनवाई कर रही है। एक मनोज नरूला वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक नैतिकता का मतलब संविधान के नियमों का पालन करना है और मनमाने ढंग से नहीं काम करना है। हालांकि कोर्ट ने अनुच्छेद 75 में कोई अयोग्यता जोड़ने से इनकार कर दिया था। ये नरूला केस में मुख्य रूप से ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा की गई थी कि कोई गंभीर अपराध में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर वो मंत्री, प्रधानमंत्री या नहीं बन सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह की अयोग्यता हम नहीं जोड़ सकते, ये विधायिका का काम है। एक स्टेट ऑफ अनसिटी ऑफ दिल्ली वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि संवैधानिक नैतिकता में उदार मूल्य, सहमति आधारित निर्णय और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारियां शामिल हैं। एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह की कोडिफिकेशन है, आचार संहिता टाइप है कि बाध्यकारी नहीं है लेकिन मानना जरूरी भी है। और केस पुट्टा स्वामी केस जो कि राइट टू प्राइवेसी को जिसमें फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था आर्टिकल 21 के अंतर्गत, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन तब होता है जब सरकार कानून के शासन या कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती है। अब करंट स्टेटस क्या है, वही सबरीमाला केस 2018 सीजीआई की टिप्पणी कि आर्टिकल 25 में जो संवैधानिक नैतिकता है, सार्वजनिक नैतिकता है, वही संवैधानिक नैतिकता है। और 60 से अधिक रिव्यू पिटीशन इसके अगेंस्ट आई थी, और पहले 7 जजों की बेंच बनी, वर्तमान में 9 जजों की बेंच बनी हुई है। अंतिम फैसला अभी भी लंबित है, और फैसला संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए आर्टिकल है, उनका यही मानना है कि हो सकता है संवैधानिक नैतिकता की एक नई व्याख्या निकल के आए। अब बात करते हैं उड़ीसा के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार में बदलाव यानी सेक्युलर इथोस। ये GS1 में सोसाइटी में जो सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म है यानी सांप्रदायिकता और पंथ निरपेक्षता उसमें कवर होगा चर्चा में, क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत में उड़ीसा का जो कटक है उस शहर के अंदर दुर्गा पूजा विसर्जन में एक कम्युनल वायलेंस हुआ था। अब विमर्श क्या है कि 2024 में बीजेपी की सरकार बनी है वहां पे, उसके बाद ऐसी दूसरी घटना है। इस स्तर की घटना कटक में 1992 के बाद अब हुई है, तो एक लंबे गैप से वहां पे कुछ ऐसी चीज नहीं थी। तो उड़ीसा में जो धार्मिक लोकाचार है, सेक्युलर इथोस है, उस पर एक तरह का प्रहार है ये, और ऐसे घटनाक्रमों की आवृत्ति सही नहीं मानी जा सकती। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में क्या है कि ये पुरस्कार पहले शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान पुरस्कार दिया जाता था। हाल ही में सरकार ने उसकी जगह राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की शुरुआत की है, और ये दूसरा संस्करण इसकी घोषणा की गई है, दूसरी बार ही दिए गए हैं। इससे पहले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता था। अब एक बात आपको ध्यान रखनी, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार था उसमें कैश प्राइज दिया जाता था, मतलब कुछ पैसे दिए जाते थे। लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है उसमें कैश प्राइज नहीं है, नो कैश प्राइज। और आपको याद होगा कि जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, उसमें भी किसी तरह का कैश प्राइज नहीं होता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है उनको भी पद्म पुरस्कारों के स्तर का दर्जा देने का प्रयास है। लेकिन इसका डिबेट ये है कि पारदर्शिता पर विवाद, कि पहले तो बहुत सारे लोगों को विजेता घोषित किया गया, उसके बाद उनके नाम हटा दिए गए,
तो एक राजनीतिकरण हो रहा है, ऐसी कंसर्न है कुछ हलकों में। साथ ही अगर इन पुरस्कारों को पद्म पुरस्कार जैसा बनाना है तो इसके केंद्रीकरण करने से ज़्यादा इसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए और जो राजनीतिक झलक दिखाई दे रही है उसको रोकना चाहिए। और साथ ही जो इन पुरस्कारों को अगर कद बढ़ाना है तो आपको हैंड्स ऑफ अप्रोच अपनानी पड़ेगी, यानी सरकार का इन पुरस्कारों की घोषणा में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, वरना हमेशा आरोप लगेंगे कि सरकार अपने पसंदीदा लोगों को ही ये अवार्ड देती है। और साथ ही वैज्ञानिकों को अपने साथियों की उत्कृष्टता का आकलन करने का निर्णय करने देना चाहिए। अब इसमें मुख्य बात इतनी ही ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, उनकी घोषणा की गई, एक तो देरी से की गई है और दूसरी बात उनका राजनीतिकरण के आरोप लग रहे हैं। और पहले कुछ वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया था, फिर बाद में उनका नाम हटा दिया, तो ऐसा है कि उसका राजनीतिकरण हो रहा है। और इसकी जो ज्यूरी होती है उसमें नेशनल साइंटिफिक एडवाइज़र होते हैं जो सीधे पीएमओ से लिंक होते हैं। तो ऐसा एक आरोप ये भी है कि सरकार की दखलंदाजी ज़्यादा है। तो विचार यही है कि अगर इन पुरस्कारों को वाकई बहुत सम्माननीय स्थिति पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हैंड्स ऑफ अप्रोच होनी चाहिए ताकि वैज्ञानिकों की एक्सीलेंस का आकलन हो पाए। अब बात करें भारत आसियान संबंध की, तो आसियान की मीटिंग चल रही है अभी मलेशिया के कुआलालंपुर में। डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले थे, अब वो नहीं गए हैं। उसका कारण एक ये भी है कि वो ट्रंप को फेस नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ हलकों में कहा जा रहा है। इसके बारे में हमने दो दिन पहले बात करी थी और मोदी जी ने भारत आसियान सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया है। जो मार्को रूबियो है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, और उन्होंने बोला है कि अमेरिका है वो पाकिस्तान के साथ मजबूत रिश्ते अवश्य चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। मतलब वो भारत को साइड करके पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं करना चाहता, भारत को भी तवज्जो दे रहा है। एक फैक्ट एजुकेशन से रिलेटेड कि जो शिक्षण संस्थान है 8000 स्कूल है, वहाँ पे जीरो इनरोलमेंट है। मतलब टीचर हैं 8000 स्कूल में 20,000 टीचर पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इनरोलमेंट जीरो है। और इस मामले में वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर है और तेलंगाना दूसरे स्थान पर है। एजुकेशन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए राज्यों को इस पर ध्यान देना होना चाहिए। और देखो ये कितनी हिपोक्रेसी है कि 8000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 20,000 टीचर काम कर रहे हैं पर इनरोलमेंट जीरो है। वहीं सिंगल टीचर वाले स्कूल हैं उनकी संख्या अभी भी 1,10,971 है। अवश्य इसमें गिरावट आई है 6% की, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस देश में 8000 स्कूल में जीरो इनरोलमेंट के बाद भी 20,000 टीचर काम कर रहे हैं और वहीं सिंगल टीचर स्कूल की संख्या अभी भी 1,10,000 है, तो इस क्षेत्र में एक जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया था सरकार ने, उसी तरह से एक मिशन मोड में कैंपेन करने की आवश्यकता है, स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र में। अब जापान को भारतीय कर्मचारियों की ज़रूरत है, क्योंकि जापान की जो 1/3 आबादी है वो 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र की है और वर्कफोर्स रिसर्च के लिए, एकेडमिक्स और अपने सामान के बाज़ार की ज़रूरतों के लिए वर्कफोर्स चाहिए जापान को। तो भारत में जो 65% हिस्सा है वो 35 साल या उससे कम आयु के बच्चों का है। अब युवाओं के लिए भी मौके बनाने का दबाव है भारत सरकार पर, तो एक दूसरे के लिए क्या है, एक सहजीवी संबंध स्थापित हो सकता है इनमें। लेकिन जो प्रैक्टिकल स्थिति है वो बहुत अलग है। जैसे अमेरिका है, कनाडा, यूरोप है, वहाँ पे जो टाइट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं और हाईटेक और सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट पर जो चीन की पाबंदी है, उस स्थिति में जापान भारतीयों के लिए एक अच्छा अवसर है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो जितने लोग भारत के लोग जापान में काम करते हैं उससे ज़्यादा तो नेपाल के लोग जापान में काम करते हैं। तो सरकारों के प्रयास के बाद भी इस क्षेत्र में कोई ज़्यादा उन्नति नहीं दिख गई है, तो इसके लिए कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए जापान और भारत की गवर्नमेंट दोनों को। साथ ही पोर्ट ऑफ स्पेन, इससे पहले आप मैप देखते हैं, ये दक्षिण अमेरिका का मैप है। अब आप इसमें देख सकते हैं, हम पूरा दक्षिण अमेरिका ही देख लेते हैं। इसमें एक देश है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद नीचे है उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना। हमने चारों ओर के कंट्रीज़ देख लिए। अब बीच में कुछ ऐसे कंट्रीज जो समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करते, पराग्वे और बोलीविया। अब कंट्रीज़ को अगर नंबर भी दे देते हैं, ब्राज़ील 1, उरुग्वे 2, अर्जेंटीना 3, चिली 4, पेरू 5, इक्वेडोर 6, कोलंबिया 7, वेनेजुला 8, गुयाना 9, सुरीनाम 10,
फ्रेंच गुयाना 11, बोलीविया 12 और पराग्वे 13। तो टोटल 13 देश हैं किसमें, साउथ अमेरिका में। और इसमें से इधर कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। और इधर कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो जो चिली है, पेरू है, इक्वेडोर है और कोलंबिया है वो प्रशांत से टच होते हैं। वहीं जो कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सुरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, ब्राज़ील है, उरुग्वे है और अर्जेंटीना है, ये अटलांटिक से एसोसिएट होते हैं। लेकिन फिर भी जो ऊपर का भाग है इसको कैरेबियन बोलते हैं। तो कैरेबियन से भी ये कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना और ब्राज़ील का एसोसिएशन है ज्योग्राफिकली। अब करंट की बात यह है कि वेनेजुएला है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति है, उसका नाम है मादुरो। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी समय से चाह रहे हैं कि मादुरो सत्ता से चले जाएं और इनकी जगह कोई विपक्षी नेता सत्ता में बैठे। और वर्तमान में जो यहाँ पे विपक्षी नेता है उसका नाम है मचाडो। ये मचाडो वही लेडी है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। अब हाल ही में मादुरो ने एक बोला है कि जो यहाँ पे वेनेजुएला के ऊपर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ट्रिनिदाद टोबैगो, और ट्रिनिदाद टोबैगो है, वहाँ पर अमेरिकी सेना पहुँच चुकी है। मतलब एक तरह से देख लो वेनेजुएला के मुहाने पर है। तो वेनेजुएला को आभास है कि कभी भी हमला हो सकता है उस पर, अमेरिका का। और देखा जाए तो कोलंबिया है, उसके साथ भी डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी हॉट टॉक्स हुई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने। तो कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, वेनेजुएला की कैपिटल है कैराकस और ट्रिनिदाद और टोबैगो की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। अब देख लेते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। अमेरिकी युद्धपोत यहाँ पहुँचा है। बगोटा है वो कोलंबिया की राजधानी है और यूएसए से इनके काफ़ी जटिल संबंध है। अब ये एक बुक है द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर। ये सुनील अमृत हैं, इन्होंने लिखी है और इसको ब्रिटिश अकेडमी से विनर का प्राइज़ मिला है। तो बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि द बर्निंग अर्थ किताब है, उसके राइटर कौन है और वो 500 सालों का इतिहास लिख जो है यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, बस आप उसको इतना ध्यान रखने कि द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर, यानी पिछले 500 साल हैं उनका जो पर्यावरणीय इतिहास है, इतिहास उसके बारे में ये बताती है। इसी के साथ आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप साझा भी कर सकते हैं। थैंक यू।